Good afternoon, everyone. पेपर है आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस और उसमें टॉपिक है आपका बैंडेज। तो बैंडेज की बात करें तो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर इसी से निकाला गया। मोस्टली ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट cover the dressing support the limb। ज्यादातर स्ट्रक्चर्स ऐसा ही मिलेगा, इसमें और भी कई तरह का होता है, लेकिन बैंडेज की बात निकालते हैं तो बैंड से निकाला गया। बैंड का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म लेंथ वाला स्ट्रक्चर, एक लंबा सा स्ट्रक्चर। उस बैंड को अगर राउंडिंग या फिर कवर कर देते हैं, खासकर कहाँ, यहाँ ड्रेसिंग आप अप्लाई किए हैं पेशेंट को, या फिर सपोर्ट द लिम्स मैंने इंजर्ड लिम्स है, स्प्रेन पड़ा हुआ है एंकल में, रिस्ट में स्प्रेन पड़ा हुआ है, तो इन सब जगहों पर इसको कवर कर देते हैं, उस जगह को कवर कर देते हैं सपोर्ट देने के लिए। एक तो ड्रेसिंग को सपोर्ट दे रहे हैं और एक लिम्ब को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बैंडेज के नाम से जानते हैं। ये ऑलवेज अप्लाई के लिए दूसरे एक बॉडी सरफेस में ड्रेसिंग या फिर अदर बॉडी सरफेस को सपोर्ट देने के लिए अप्लाई करने वाला स्ट्रक्चर है। अब आता है कि बैंडेज का पर्पस क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर से इस काम के लिए, लेकिन इसके अलावा भी ये क्यों लगाते हैं, लिम्ब में देने का क्या मतलब है। सपोज दैट कि ये लिम्ब है, एंकल की बात की तो एंकल ही बना देते हैं। ये एंकल है, स्प्रेन पड़ गया माने इस जगह पे लिगामेंट्स में इंजरी है, बैंडेज से हमने कवर कर दिया। ठीक है, कवर कर दिया, बैंडेज हो गया, लेकिन क्यों। ठीक है, सपोर्ट दे दिए, लेकिन क्यों, इसके पीछे क्या रीजन था, देने का क्या मेरा मकसद था। या फिर ये घाव है, यहाँ पे वुंड है और उनके ऊपर से ड्रेसिंग किया गया, तो ड्रेसिंग करने के बाद उसके बाद इसको बैंडेज ऐसे करके हमने कवर कर दिया। लेकिन इसका मकसद क्या था, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, वही इट इज द पर्पस ऑफ बैंडेज। अब आते हैं पर्पस पे, किस लिए ये सब कुछ हम करते हैं। पर्पस ऑफ बैंडेज, फर्स्ट टू होल्ड dressing at the site,
पहला तो हमारा मकसद है। एट द साइड का मतलब है पोजीशन, जिस जगह पे ड्रेसिंग किया हुआ है वो ड्रेसिंग्स मटेरियल्स अपनी जगह से इधर से उधर न हो। तो पहला मकसद है जो हमारा बैंडेजिंग का यही है। सेकंड की बात करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू इंजर्ड लिम्ब। जो भी एंकल स्प्रेस पर हम एग्जाम्पल दिए थे। थर्ड, एब्जॉर्ब डिस्चार्ज फ्रॉम ऊन। क्योंकि ये ज्यादातर कॉटन का होता है या इलास्टिक कॉटन मिक्स होता है, तो अगर मान लेते कि बैंडेज, ये स्ट्रक्चर्स बैंडेज है तो कॉटन का ही है, चाहे गॉज का लाए या इलास्टिक रैप, कॉटन का ही होता है। इसको किसी कुंड के ऊपर ऐसे करके हम रैप कर दिए, लपेट दिए, तो यहाँ से अंदर से जो ऊजिंग हो रहा है, ऊजिंग ब्लड का भी हो सकता है, ऊजिंग सीरम का भी हो सकता है, या ऊजिंग पस का भी हो सकता है। तो जो अंदर से ऊजिंग है और उसी जगह पर ये गीला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा ना, तो वुंड के हीलिंग में डिले होगा और ज्यादा समय लगेगा। तो ये बैंडेज क्या करता है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बेंट के रूप में वर्क करता है, इसको सोख लेता है और सोख करके अंदर के सरफेस को ड्राई एंड मॉइस्चर बनाए रखता है। फिर ये ज्यादा गीला हो जाता है, इसको चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो एब्जॉर्ब डिस्चार्ज, जिस जगह पे लगाए वहां से डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब करने के लिए ये मदद करेगा। प्रिवेंट स्वेलिंग, प्रिवेंट स्वेलिंग का यहाँ पे सूजन है और इसको हमने यहाँ पे रैप कर दिया, रिस्ट स्पेन है, इसको हम ऐसे करके बांध दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बांध दिया है ना, तो चूंकि कॉटन्स के साथ इलास्टिक मिक्स है तो ये कंप्रेस करके रखेगा। इस जगह से कंप्रेस करके रखेगा ना, तो लिविंग थिंग्स है ना, तो हीनल ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इन सब चीज से ये यहाँ पर जो एकोमुलेट, जो टिश्यू फ्लूइड एकोमुलेट कर रहा है वो यहाँ से स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है, तो वहां से हट जाएंगे, तो सूजन को ये कम करेगा। जो जहाँ पे सूजन है तो वहां पे बैंडेज को अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट का रिस्ट पे लगा दिए, तो ये जो मूवमेंट हम कुछ भी कर रहे हैं, थाली उठा रहे हैं या फिर ऐसा पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन में रिस्ट जा ही रहा है, ऊपर की ओर जा ही रहा है, तो ये मूवमेंट जो है ना टिश्यू को हील करने में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब एक बार बैंडेजिंग कर देते हैं टाइटली, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है, और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है तो एडिक्वेट रेस्ट, उस ज्वाइंट में, उस इंजर्ड प्लेस को एडिक्वेट रेस्ट रेस्ट मिल जाता है, और जिसकी वजह से हीलिंग हमारा फास्ट हो जाता है। Assist in avoiding casualty, ब्रेन हेमरेज है, अंदर तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन आउटर ट्रोमेटा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ट्रॉमा बाहर में है, या फिर यहाँ पे बड़ा इंजरी हो गया, फट गया, लेसरेट इंजरी हो गया, तो 33% ब्लड लॉस कर जाएगा, तो डेथ हो जाएगी, कैजुअलिटी हो जाएगी। अगर वहां पर बैंडेजिंग करके किसी तरह से ब्लीडिंग को हम रोक लेते हैं, जब तक हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर जो फर्स्ट एड हमारा है, तो वो मैनेजमेंट कंप्लीट होने तक इसको हम रोक के रखते हैं, तो कैजुअलिटी, जो ब्लड के लॉस की वजह से जो मृत्यु होने की संभावना है, उसकी संभावना को ये कम करेगा। तो एवॉइड, एवॉइड का मतलब है कि कम कर सकता है, ये नहीं कर सकते हैं कि लगा देंगे और जान बच ही जाएगा, लेकिन एज मच एज पॉसिबल वो कम करेगा। एवॉइडिंग कैजुअलिटीज, और चूंकि आप कवर कर दिए हैं, तो टेक फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खुले जगह में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर इन्फेक्शन करते हैं, उस इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट कर सकता है।
फॉर सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ये इतना सारा मकसद होता है या पर्पस होता है हमारा बैंडेजिंग, किसी जगह पर बैंडेजिंग अप्लाई करते हैं तो इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसमें से एक कारण या एक से कई कारण या फिर सभी कारण हो सकता है अप्लाई करने के पीछे। अब मटेरियल्स, बैंडेज किस किस मटेरियल का बना होता है इस पे बात करते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है, पर्पस था कोई क्वेश्चन? या फिर उसको क्लासिफिकेशन में भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ बैंडेज, कितने तरह का बैंडेज हम लोग देख सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, क्या क्या चीज से बना हुआ है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन इसका कर देते हैं। फर्स्ट, गाउज, मोस्ट कॉमनली ये यूज करते हैं हम लोग, गाउज बैंडेजिंग। खासकर वुंड के केस में जहां पे घाव है वहां पे गाउज बैंडेज भी किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ये एब्जॉर्बेंट होता है और लाइट वेट होता है। इसके प्रॉपर्टी की बात करें, लाइट वेट, पूरस, पूरस का मतलब पूरा अंदर छेदे छेद होता है, इसलिए ऑक्सीजन का पूरी तरह से सप्लाई कर सकता है। नॉन एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 10 से 20 रुपए में ये अवेलेबल है। मोल्ड इजली, आराम से इसको मोड़ा जा सकता है। परमिट एयर सर्कुलेशन टू प्रिवेंट स्किन लैसरेशंस। आप हैंडी प्लास्ट वगैरह तो सब लोग कभी ना कभी लगाए हुए होंगे। आप 4 दिन 5 दिन के लिए उसको लगा के छोड़ दीजिए, उसको उसको खोल दीजिए, तो जिस जगह पे कटा हुआ हो सकता है कि वहाँ पे हील होल हो गया होगा, लेकिन जहां तक अप्लाई किए वहां पे स्किन्स आप बहुत अजीब मैंने मैक्रोज स्टेज में लगभग नेक्रोसिस जैसा वहां पे दिखाई देगा। लेकिन ये गाउज को लगा रहे हैं तो गाउज काफी पोरस है, ये एकदम से बिल्कुल नेट की तरह, ऐसे ऐसे नेट की तरह है। तो ये जो जगह है ना काफी स्पेसियस है और यहाँ से ऑक्सीजन लगातार सप्लाई होते रहता है स्किन के सरफेस पे। तो ये मैक्रेशन ऑफ स्किन मैंने उंड को तो ऑक्सीजन दे ही रहा है और साथ में उसके अराउंड एरिया जहां तक उसको रैप करके रखे हैं वहां पर भी स्किन को ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई दे रहा है। तो स्किन के डैमेज होने के चांसेस भी यहाँ पे मिनिमम हो जाते हैं। ये पहला हुआ अकॉर्डिंग टू मटेरियल में कॉस्ट। सेकंड पे आते हैं, मिटा रहे हैं। इलास्टिक बैंडेज, इसमें जो मटेरियल है जैसा है तो बैंड तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो मटेरियल बना हुआ है ना तो इसमें मटेरियल में कॉटन के साथ रबर मिक्स है। इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पे रबर के साथ ऐसे करके मिक्स है और ये स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल है का मतलब है कि इसको पकड़ के हम ऐसे करके अगर खींचते हैं तो ये स्ट्रेच होगा, या फिर वाइट में अगर ऐसे करके खींचते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन छोड़ते हैं तो फिर वापस ये लौट आएगा। तो दैट बैंडेज इज कॉल्ड इलास्टिक बैंडेज, क्योंकि उसमें रबर मिक्स है, कॉटन के साथ उसमें रबर डाला गया है। मकसद
to exert pressure ओवर द पार्ट, जहां पे अप्लाई किया गया वहां पे वो दबाव बनाएगा और प्रेशर बनाएगा, तो स्वाभाविक है अभी जस्ट बात की कि स्वेलिंग स्वेलिंग के लिए वहां पे दबाव बहुत जरूरी है, तो धीरे 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 करके वहां से सूजन हटना शुरू करेगा। उसके बाद सपोर्ट, उसको बहुत टाइटली सपोर्ट करके रखेगा, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तीसरा, इंप्रूव वेनस सर्कुलेशन, क्योंकि ये कंप्रेस करके रखा हुआ है, ऐसे करके बांध के रखा हुआ है, तो वेन में जो ब्लड वहां पे, क्योंकि टिश्यू वहां पे डैमेज है, हो सकता है वेन वहां प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो ये लगातार प्रेशर बनाए हुआ ना, जो वेन वहां पे ब्लड आ रहा है और वेन को कंप्रेस करके ये धीरे धीरे ब्लड को सर्कुलेट आगे की ओर बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो वेनस इंप्रूव वेनस सर्कुलेशन, मतलब वेन से ब्लड को लौटने में भी ये मदद करेगा, सपोर्ट भी दे रहा है मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके, एंड एग्जर्ट प्रेशर, दबाव बनाए हुए जिसकी वजह से जो फ्लूइड बॉडी फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट कर गए हैं वो वहां से स्प्रेड कर देंगे, हट जाएंगे, फिर से वापस सर्कुलेशन में चले जाएंगे, तो सूजन भी कम होगा। तो जब भी ये देते हैं ना, तो इंटरनल इंजरी में स्प्रेन पड़ गया, स्ट्रेन पड़ गया, इसको यूज करते हैं। हमको लगता है 20 to 30 रुपीज में ये अवेलेबल है मार्केट में, सबसे इजी वाला। बिटर है। थर्ड आता है फ्लैनल, बैंडेज, ये भी गॉज बैंडेज ही है, विथ मोर थिकनेस। ये एक्चुअली में बैंडेज गॉज बैंडेज जैसा ही है, लेकिन इसका थिकनेस, मोटाई, बैंडेज का मोटाई गॉज के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, इट मीन्स मोर स्ट्रॉन्गर, गॉज के अपेक्षा मोर स्ट्रॉन्गर। और जितना, जैसे ये फाइबर इतना मोटा है और ये फाइबर को हम इतना मोटा कर दें, ठीक है, ये इतना बड़ा हो तो स्वाभाविक है कि वार्मथ गर्म ज्यादा रहेगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये रुमाल है, ये इतना पतला है, अगर ठंड लग रही है तो हम इसको ऐसे करके ढक लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसी रुमाल को हम डबल कर दिए या ट्रिपल कर दिए, 4 फोल्ड कर दिया, अब इसी को ठंड लग रही है यहाँ पे लगा लगा देते हैं, तो अंदर के वार्म को ये मेंटेन ज्यादा रखेगा, जबकि 1 फोल्ड वाला में, तो चूंकि गॉज के थिकनेस की अपेक्षा ये काफी मोटा थिकनेस है, तो स्ट्रेंथ भी दे रहा है, साथ में ये वार्म अंदर में गर्म दे रहा है, क्योंकि गर्म दे रहा है तो ये 2 काम करेगा, तो वहां पे सर्कुलेशन, आप बता चुके हैं कि जब भी कहीं पर गर्म देते हैं ना, तो भेजो डायलेट, वहां पर भेसल जो है ना वो ऐसे करके फैल जाएगा, तो मोर एंड मोर ब्लड वहां पे आएंगे और हीलिंग फास्ट हो जाएगा, तो हीलिंग को फास्ट करने के लिए इसका हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, प्लास्टिक एडेसिव बैंडेज। एडहेसिव माने चिपकने वाला, और प्लास्टिक है तो वाटर रेसिस्टेंस। ये उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहां पे बार बार वाटर कंटेंट में आ रहा है, जैसे हाथ है,
उंगली कट गया, ये कट गया, तो हाथ तो धोना ही धोना है। खाना खा रहे हैं तब भी, पानी पी रहे हैं तब भी, एडियल वर्क कर रहे हैं तब भी, तो पानी में जाना ही जाना है। तो इस जगह पे अगर हम गॉज या फिर इलास्टिक देते हैं तो वो हमेशा वेटेड रहेगा, और वेट रहेगा मतलब अंदर में इन्फेक्शन होगा। तो बेस्ट है ना कि प्लास्टिक एडहेसिव बैंडेज इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज वाटर प्रूफ। और एडहेसिव है तो जहां पे लगा दिए वो चिपक गया। ये हैंडी प्लास्ट बैंड ये सब क्या है, ये सब एडहेसिव है। और यहाँ पे एंटीसेप्टिक लगा हुआ है, जहाँ पे लगा दिया वहां पे ये चारों तरफ से चिपक गया। ये बैंडेज इज कॉल्ड प्लास्टिक एडहेसिव बैंडेज। अब इसके बाद आते हैं जनरल रूल्स, कैसे कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। रूल्स ऑफ अप्लाई। पेशेंट्स इन कंफर्टेबल पोजीशन, हमेशा एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। लिम्स इन नॉर्मल कंडीशन, लिम्स को स्ट्रेस में नहीं रखें। रिस्ट को करना है क्योंकि यही सामने हम रख सकते हैं, ये थंब को करना है, इसको हम खींच के रखेंगे थंब को, तो स्ट्रेच कंडीशंस में ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं हुआ हाथ का। हम आराम से बैठेंगे, पेशेंट को आराम से बैठाएंगे और उसको रिलैक्स पोजीशन में, इस ढंग से जिस जिस जगह पे, जिस ज्वाइंट पे दे रहे हैं उसको एकदम से रिलैक्स छोड़ देंगे, और रिलैक्स होने के बाद तब वहां पे अप्लाई करेंगे। उसको स्ट्रेच करके, उसको खींच के नहीं करेंगे। हाँ, खींचते हैं फ्रैक्चर के केसेज में या कोई और कारण है, ट्रैक्शन देना है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जब बैंडेजिंग अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेच पोजीशन नहीं रहती है। लिम्स इन नॉर्मल कंडीशंस एंड बॉडी इन नॉर्मल पोस्चर, एकदम पेशेंट के लिए कंफर्टेबल। उसको पैडिंग, ओवर प्रोमिनेंट पोर्शंस एंड स्किन, इसका मतलब हुआ ये पाँव है, यहाँ पे हमारा मीडियल मैन्युलस एंड लैटरल मैन्युलस है। तो इस जगह जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये बोनी प्रोमिनेंस उभरा हुआ है। या फिर घुटना में आते हैं तो घुटना में यहाँ पे, यहाँ से फिर पटेला है इस जगह, तो ये बोनी प्रोमिनेंस है। तो बेटर है कि इसको बैंडेजिंग डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर शोर होने की संभावना है। तो वेल पैडेड यहाँ पे कुछ चीज से पैडिंग कर रहे हैं, खासकर कॉटन से, यहाँ पे कॉटन अप्लाई कर देते हैं ताकि बोनी प्रोमिनेंस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और तब उसके बाद बैंडेजिंग वहां पे करते हैं। इसको भी ध्यान रखना कि कोई बोनी प्रोमिनेंस है या स्किन पर सीधे टाइटली अप्लाई नहीं करके उसको कॉटन अप्लाई करना, ट्रैक्शन देना, स्किन ट्रैक्शन देना, तो वहां पे ये ढंग का ये पहले से आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अप्लाई डिस्टली टू प्रोक्सिमली, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें? नहीं समझ रहे तो पूछ लीजिए, इसका मतलब क्या हो, समझ रहे हैं एनीवन? नहीं सर। जैसे ये गर्दन हुआ, ये शोल्डर हुआ, ये बॉडी सर्कल से ये हाथ हो गया, यहाँ एल्बो ज्वाइंट, ये फोर आर्म, ये हैंड है।
ये एल्बो में आपको बैंडेज अप्लाई करना है, सिंपली बात कर रहे हैं। एल्बो में अप्लाई करना है, तो एल्बो ये हाथ जिसको हम बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में हमारा आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया एंड हैंड हो गया, 3 यूनिट का बना हुआ है। लेकिन ये हाथ हमारा यहां से नहीं बॉडी से अटैच है, हाथ मेरा अटैच है शोल्डर ज्वाइंट से, यहां से अटैच है। ये तीनों यूनिट आर्म, फोर आर्म एंड हैंड शोल्डर से अटैच है, बॉडी से यहीं से अटैच है ना, यहाँ से ये आगे एक्सटेंड किया हुआ है। तो जिस जगह वो ज्वाइंट से अटैच है, बॉडी से अटैच है, उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। और यहां से डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा ना, वो डिस्टेंट होता जाएगा। और हर ज्वाइंट के लिए अलग अलग होता है। मान के चलते हैं आर्म का करते हैं। आर्म आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक आर्म है, कितना दूर है? आर्म का यह पोर्शन से टच किया हुआ है, बॉडी से अटैच है, तो इसका ये प्रॉक्सिमल हो गया, और ये वाला पोर्शन उसका डिस्टल हो गया। ठीक है। लेकिन वही फोर आर्म में आते हैं, तो फोर आर्म में शोल्डर से इसका मेजरमेंट करेंगे तो नजदीक ये वाला हुआ और दूर ये वाला हुआ, तो ये वाला इसका प्रॉक्सिमल हो गया, और फोर आर्म रिस्ट के पास इसका डिस्टल हो गया। तो आपको ये कहता है कि हमेशा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल की ओर बढ़िए। तो बैंडेजिंग अगर एल्बो का करना है ना, तो यहां से शुरू करेंगे और यहां से करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, न कि ऊपर से करते हुए नीचे आएंगे। तो हमेशा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल अप्लाई, डिस्टली सॉरी डिस्टली टू प्रॉक्सिमल, कि हमेशा दूर से ये नजदीक की ओर ज्वाइंट के तरफ में बैंडेजिंग करते हुए ऊपर चढ़ेंगे, न कि ऊपर से नीचे करते हुए चढ़ेंगे। तो इसका ध्यान रखना होगा अप्लाई करने के पहले। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए ना कि रिटर्निंग ऑफ ब्लड इस तरफ से आएगा ना, जैसे ये हाथ हो गया, तो आर्टरी तो भेज देगा ब्लड, वो तो हार्ट बीटिंग के साथ भेज देगा। लेकिन जब वेनस रिटर्न की बात करते हैं, तो वेनस रिटर्न से मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन पर डिपेंड करता है, उसके लिए कोई हार्ट तो नीचे नहीं है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई करेंगे, तो ये कंप्रेस होगा ऊपर, और नीचे ये एक्सटेंडेड हो जाएगा, जिसके वजह से वेनस रिटर्न मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे सूजन ऐसे करके सूजन होना हुआ शुरू हो जाएगा, और हमें सूजन कम करना है, इसलिए हमेशा नीचे में प्रेशर देके ऊपर की ओर करते हैं। मकसद ये है कि वेनस रिटर्न और तो लिम्फेटिक ऊपर रिटर्न। में कम प्रेशर होता है सर? कहाँ पे? ऊपर में जब बैंडेज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊपर में प्रेशर कम होता है बैंडेज का? नहीं, आप नॉर्मल आदमी का नहीं ना कर रहे हैं, पेशेंट का कर रहे हैं ना। नॉर्मल आदमी हमारे आपके तरह नहीं है, यहाँ पे इंजरी हो गया तब ना कर रहे हैं। इंजरी ऑलरेडी यहाँ पे सूजा हुआ है ना, ये ये स्वेलिंग है, समझ रहे हैं? ये स्वेलिंग है यहाँ पे। ऐसा? ऊपर ऊपर से वो टाइट करेंगे ना, तो सूजन ये नीचे की ओर ना चला जाएगा, तो ये पोर्शन तो सूजन हुआ है ही, और नीचे ये डिस्टल पार्ट में भी ये एक्यूमुलेट कर जाएगा। लेकिन आप उल्टा इस चीज शुरू करते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, तो यहाँ से वेनस ड्रेनेज और एक ऊपर की ओर मतलब हार्ट की दिशा में ये जाना शुरू कर देगा। ओके सर, समझ गया। हमेशा पेशेंट ध्यान में रखना है, अपने पर नहीं ध्यान रखना है। आगे बढ़ता है। ज्यादा मोटा करने की जरूरत नहीं है। एवॉइड अननेसेसरी थिकनेस। जितना जरूरत है बस उतना ही मोटा करना है। ये आप देख लीजिए, आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा कितना सूजन है, कितना इंजुरी है, और हमको यहाँ पे कितना मोटा लगाना है। पिन एंड नॉट ऑलवेज above
कोशिश करना है उसको, बैंडेज को स्टेबल करने के लिए पिन करेंगे, स्टेपल पिन आप लगा रहता है वो लगाएंगे, या फिर नॉट गांठ बांधेंगे। दोनों ऊंड के ऊपर करना है, ऊंड के नीचे नहीं करना है, कोशिश करना है ऊंड के ऊपर इसको करें। ये इतना जनरल रूल्स है, जब अप्लाई करते हैं बैंडेज तो ये सब बातों को अपने ध्यान में रखते हैं। अब कुछ कॉमन बैंडेजिंग का जो कंडीशंस है वो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बैंडेज जैसे ये बैंडेज हो गया है ना, बैंडेज को एक तरफ हम दोनों तरफ ऐसे करके इसको कॉन्स्टिक कर दिए, सिकोड़ दिए, बीच में फैला हुआ है, इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग। ये हाफ हो गया, सपोज दैट कि यहां से ये स्ट्रेन पड़ा हुआ है शोल्डर को, और हमेशा नीचे रखेंगे ना तो और ज्यादा ये खिंचाव पड़ेगा, तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं सीलिंग में लगा दीजिए, आपको सीलिंग लगा दीजिए। तो सीलिंग में लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से बैंडेजिंग को ऐसे ऐसे करके गिरा देते हैं, बैंडेजिंग आ गया, और यहां से इसको दूसरे दिशा में इसके ऊपर लेके चले जाते हैं। ये करते हैं ना, ये चौड़ा हो गया, यहाँ पे पतला हो गया। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे करके ये कोन बनाता है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जो पैटर्न हमारा बैंडेजिंग का, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बैंडेजिंग। ये ज्यादातर सीलिंग के केस, सीलिंग खासकर आर्म को, हाथ को सपोर्ट देना है, तो इस बैंडेजिंग का हम लोग इस टेक्निक का इस यूज करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एंकल में जो स्वेलिंग होगा हाँ तो उसमें भी नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बैंडेज का बांधना होगा। एकदम एकदम एकदम, अगर सूजन है तो नीचे से, मतलब कि फोरफुट की तरफ से बैंडेजिंग शुरू करेंगे, न कि यस सर। क्या कहते हैं टिबिया की तरफ से। फोरफुट से मैंने उंगली के थोड़ा पीछे से बैंडेजिंग करते ऊपर क्यों चढ़ेंगे। बिल्कुल। ओके सर। ये हो गया यूज एज इस सीलिंग। अगर इसकी साइज की बात करें तो एडल्ट में 36 इंच टू 40 इंच, 30 से 40 इंच स्क्वायर का कॉमनली हम लोग यूज कर देते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, रास्ता भी रास्ता, कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में पूछते हैं कई लोग, जितना भी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 30% पेशेंट आपको ऐसा अपर इंजुरी का, मतलब शोल्डर से लेकर कहीं पर भी है तो रीजन से आपको नजर आ जाएगा। ऑर्थोपेडिक्स में 30% केसेज इसके रहते हैं। सेकंड पे आते हैं,
क्रेवेट क्रेवेट बैंडेज पर बात करते हैं। मेड बाय फोल्डिंग, ये ट्राइएंगुलर बैंडेज, और इसको भी यूज करते हैं, यूज एज ए स्मॉल स्लिंग। ये ट्रायंगुलर बैंडेज, अभी तो सीधे इसको ऐसे करके फोल्ड करके लगा दिए थे, ये था ना, इसको ऐसे ऊपर से लाए थे और ऐसे करके वापस लेके चले गए थे, इस तरीके से लगाए थे ना, एकदम वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या कर देते हैं ना, इसको फोल्ड कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद आप सीलिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके इसको हम रिस्ट के पास लगा दिया, रिस्ट पे लगा के उसको गर्दन से लगा दिया, तो इट इज कॉल्ड कार्बेट बैंडेज। थर्ड पे आते हैं रोलर बैंडेज। ये खासकर स्काल, अगर यहाँ पे इंजुरी है, मान लेते हैं एक्सटर्नल इंजुरी या फिर इंसिजन दिया गया है, इसको हम ऐसे करके पीछे की ओर ले जाते हैं, फिर ऐसे करके आगे की ओर लाते हैं, कंटिन्यू इसको ऐसे ऐसे करके रैप कर देते हैं, मतलब चारों तरफ से उसको ऐसे ऐसे करके राउंड करते हुए बैंडेजिंग करते हैं। दैट बैंडेज इज कॉल्ड रोलर बैंडेज। खासकर स्काल्प में, हेड पे जब भी बैंडेजिंग करते हैं तो रोलर बैंडेज ही करते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जैसे हेड पर 2-2.5 इंच का है, कोई लेग में चल जाएंगे तो 4 इंच का हो जाएगा, पेट में अगर पेट पे करना है तो 6 इंच का लगाना होगा। साइज बाइट अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न हमारा वही होगा, ऐसे ऐसे करके राउंड वाइज उसको चारों तरफ से ऐसे करके राउंड कर देंगे। ये इतना हमारा टेक्निक हो गया अप्लाई करने का। अब इसके अलावा कुछ असिस्टेड टेक्निक और है, इन्हीं को मॉडिफाई, ये सब टेक्निक को मॉडिफाइड कर लेते हैं, और मॉडिफाइड करके अलग अलग टेक्निक्स में हम लोग यूज करते हैं। अब उसको एक एक करके बात करते हैं हम लोग। कौन कौन सा तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट, सर्कुलर टर्न। सर्कुलर टर्न का मतलब है कि बैंडेज, ये बैंडेज है, ये लिम है, सॉरी माफ करना, ये लिम है जहाँ पे अप्लाई करना। बैंडेज, बैंडेज इधर से लेकर इस तरफ, इस तरफ से लेकर इस तरफ, इस तरफ से लेकर इस तरफ,
सर्कुलर मैनर में, कंप्लीटली ओवरलैपिंग, ये चारों तरफ से ऐसे 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 करके उसको कंप्लीटली सरफेस जितना दूर देना है इतना ही दूर देना है, तो इतना दूर एरिया को पूरी तरह से ऐसे 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 करके हमने सर्कुलरली रैप कर दिया। इट इज कॉल्ड सर्कुलर, ये सबसे कॉमन है। और कॉमन खासकर ये इस्तेमाल किया जाता है ड्रेसिंग ड्रेसिंग के साइड पे। अंदर में यहाँ पे ऊंड है, ड्रेसिंग मटेरियल लगा दिया गया, उसके ऊपर ऐसा करके सर्कुलर बैंडेज ऐसे ऐसे करके लपेट दिया। जब खोलना होगा तो जैसे लगाए थे वैसे ही उसको राउंड करके खोलते हुए निकाल लेते हैं। तो ड्रेसिंग मटेरियल के पास जब भी यूज करते हैं तो ज्यादातर सर्कुलर मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, स्पाइरल टर्न। ये फर्स्ट सर्कुलर टर्न स्पाइरल। स्पाइरल का क्या मतलब होता है? टेढ़ा कोना ऐसे ऐसे करके चढ़ेंगे। फिर से ये लिम्ब है, अब यहां से जो बैंडेज करेंगे ये स्पाइरल मैनर में चलेंगे, असेंडिंग मैंने ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करके बैंडेज ऊपर की ओर चलेंगे। तो हमेशा यहाँ जो लाइनिंग देखेंगे ना बैंडेजिंग का, ये ऐसे करके ऊपर की ओर चढ़ता हो जाएगा, ये ऐसे करके ये असेंडिंग, और डिसेंडिंग करना होगा तो फिर ये उल्टा चलेगा। लेकिन चूंकि हम लोग डिजिटल से प्रोक्सिमल की ओर बढ़ते हैं तो ज्यादातर इसमें असेंडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाते हुए चले जाता है। और सिलेंड्रिकल पार्ट में लेग हो गया, थाई हो गया, आर्म हो गया, जो सिलेंड्रिकल है ये सब में ज्यादातर हम लोग स्पाइरल बैंडेजिंग करते हैं। तीसरा में आते हैं स्पाइरल रिवर्स टर्न। ये ऐसे करके चढ़ाएं, ठीक है, और फिर यहां से फिर ऐसे ऐसे करके ये रिवर्सली ऐसे करके उतार दिए, फिर ऐसे करके चढ़ाएं और ऐसे करके उतार दिए। मतलब रिवर्स में जैसे चढ़ा रहे हैं ठीक उसी तरह से उसको रिवर्स हाफ में लौटा कर ले आएंगे। इट इज कॉल्ड स्पाइरल्स रिवर्स। और कोन शेप्ड ऑर्गन्स और लिम्स, जिस जगह पे कोनिकल हो जाएगा उस जगह पे हम लोग इसी ढंग का बैंडेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है फिगर ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ इट, ये एम्पुटेशन के केसेस में, क्या बोलते हैं, क्लेविकल फ्रैक्चर, के केसेस में, या फिर शोल्डर डिसलोकेशन के केसेस में। एम्पुटेशन, पैर हाथ काटा गया तो जिस जगह काटा गया ना उस पर 8 मैनर में बैंडेज देते हैं कि एकदम कोनिकल, जैसे ये काटा गया तो काटा गया तो ऐसे काटा जाता है ना, तो ऐसे काटा गया तो ये चकोर हो गया एक तरह से, और इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं बैठेगा। आर्टिफिशियल लिम्ब जो पैर हाथ लगेगा तो इसमें नहीं बैठेगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, कोनिकल बनाया जाता है कि ऐसे कोनिकल बन जाएगा ना, तब इसमें आर्टिफिशियल पैर यहाँ पे इजिली सॉकेट यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिगर 8 टेक्निक का यूज करते हैं। फिगर 8 टेक्निक का मतलब हो गया कि 8 के मैनर में ये इधर से शुरू किए और ये ऐसे करके यहाँ से रिटर्न हो गया, अब फिर वापस इधर से आए, फिर ऐसे करके ये रिटर्न हो गया, फिर वापस आए और फिर ऐसे करके रिटर्न हो गया। मैंने एकदम से लगातार यहाँ पे 8 के मैनर में साफ साफ 8 जैसा ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा।
दैट बैंडेजिंग कॉल्ड एट बैंडेजिंग। उसी तरह से क्लाविकल के फ्रैक्चर में क्लाविकल यही ना है, यहाँ पे क्लाविकल है, अगर यहाँ पे टूट गया, ये फ्रैक्चर हो गया, तो इधर से ऐसे करके बैंडेजिंग शुरू करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से फिर ऊपर आते हैं, यहाँ से फिर ऐसे करके मुड़ जाते हैं, कांख के नीचे से ऐसे फिर गए, अब फिर अपोजिट साइड से लेके आए, फिर ऐसे करके आ गए। इट इज कॉल्ड 8 मैनर। हमेशा 8 बनाता हुआ ये बैंडेजिंग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में इसका बड़ा अहम रोल है। पूछा भी जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फिगर 8 बैंडेजिंग एंड यूजेज ऑफ फिगर 8। क्लाविकल का फ्रैक्चर, एम्पुटेशन, ये दो तो याद रहेगा ही, क्लाविकल का फ्रैक्चर में और एम्पुटेशन। ये भी नहीं याद रहेगा तो ये कम से कम एम्पुटेशन, एम्पुटेशन नहीं याद रहेगा, पैर हाथ जहाँ काटा गया ये याद रहेगा कि जहाँ पैर या हाथ काटा गया ना, वहां पे हम लोग 8 मैनर में बैंडेजिंग करते हैं। उसके बाद आता है स्पाइका, जो भी पांचवा छठा पांचवा होना चाहिए। स्पाइका, स्पाइका तो खैर हीप स्पाइका बड़ी कॉमन है। ये पैर है कहीं पर, ये जगह फ्रैक्चर है, तो हीप स्पाइका में ऐसे कर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, फिर ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे आते हैं, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये पूरा इतना दूर का एरिया को रैप कर देते हैं, ये पूरा ऐसे करके। और हर टर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ चलेगा। हिप में ग्रोइन, ब्रेस्ट, इस जगह जब बैंडेजिंग करना होगा, या थंब में भी, तो हम लोग स्पाइका का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इधर से चढ़ेंगे असेंडिंग, और फिर ऐसे करके उतार देंगे, फिर ऐसे करके चढ़ेंगे, फिर ऐसे करके उतार देंगे, फिर उल्टा चढ़ेंगे, ऐसे करके मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए निकलेंगे। लास्ट में आता है रिकरेंट बेंड टर्न। ये भी लॉन्ग बोन या लॉन्गर एरियाज, स्पेशली एम्पुटेड लिम्स, जहां पर काटा गया। रिकरेंट मैंने रिपीट करना, उसी चीज को वहां पर बार बार रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट बैंडेजिंग। यहाँ पर सर्कुलर भी हो सकता है और फिगर 8 मैनर में भी हो सकता है। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं वहां पर, उसको हम लोग रिकरेंट बैंडेजिंग के नाम से करते हैं। ये इतना हम लोग का पैटर्न है बैंडेजिंग का। अब बात आती है कि वाइड किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसका वाइड कितना चौड़ाई बैंडेज का होना चाहिए, वो बहुत एक्यूरेटली हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और वाइवा में भी पूछा जाएगा, बैंडेजिंग में इतना सारा बात करने की जगह एक दो पॉइंट और वाइड पे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे कितना चौड़ाई का बैंडेज हम लोग यूज करते हैं, तो उस पे हमारा है। वाइड ऑफ बैंडेज, अगर हेड में करना है, ठीक है,
2 इंच टू 4 इंच। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू, ये ऊपर में एक तरफ कॉमा देते हैं ना, उसका मतलब होता है इंच होता है। तो 2 से 4 इंच चौड़ाई वाला हेड में यूज किया जा सकता है। लेग में इस्तेमाल करना है, पैर में इस्तेमाल करना है, यहाँ 2.5 इंच टू 3 इंच, मैंने 2.5 टू 3 इंच। तीसरा, अगर आर्म में इस्तेमाल करना है तब 2 इंच टू 2.5 इंच। इसका मतलब है 2 इंच टू 2.5 इंच। अगर ट्रंक में इस्तेमाल करना है, ट्रंक में 4 इंच टू 6 इंच, 4 to 6 इंच। उसके बाद लास्ट आता है टू एंड फिंगर। टू एंड फिंगर, पैर हाथ की उंगलियां। तो यहाँ 3/4 इंच टू 1 इंच, मतलब 3/4 इंच टू 1 इंच। ये एकदम से जुबान पे होना चाहिए, मिस्टेक नहीं। इसको यहीं पर रोक देते हैं, 2 मिनट बाद फिर आगे क्लास लेते हैं।
Heading regions where bandage used. इसका मतलब है शरीर का वो पार्ट जहाँ बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है, ये भी एक तरह डाटा है। पहला फिंगर 1 इंच, and 2 turn around wrist. Start from tips of finger. इसका मतलब ये उंगली में करना है। तो यहाँ से बैंडेजिंग एक तो बड़ा एक सुर ऊपर छोड़ देंगे, बैंडेजिंग यहाँ से शुरू करेंगे टिप से, और इसको बैंडेज करते हुए चूंकि छोड़ देंगे तो ये नीचे कॉनिकल है ना, तो फिर थोड़ी सूजन घटेगा, बस ये निकल जाएगा। तो ये बैंडेजिंग करते हुए रिस्ट एक एक टर्न और 2 टर्न रिस्ट के साथ फिर से इसको सपोर्ट करते हुए बैंडेजिंग करेंगे। टिप से शुरू करते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद मूव कर जाएंगे और रिस्ट के तरफ ऐसे करके दो दो राउंड घुमा देंगे और फिर यहाँ पर वापस चले आएंगे। तो फिंगर में हमारा पैटर्न बैंडेजिंग का ये होगा। लेकिन थंब में आ जाएंगे, अंगूठा में एक फिगर बैंडेजिंग, एक फिगर बैंडेज अभी जस्ट हम बात किए। यहाँ से चलते हुए आएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे करके वापस आएंगे और घूम कर लौट आएंगे। तो 8 बनाते हुए बैंडेजिंग करेंगे रिस्ट को सपोर्ट करते हुए। हैंड पे आते हैं। पूरे हाथ में अगर बैंड करना है तो फिर 2 इंच का यहाँ पे एटलीस्ट 2 इंच का बैंडेज यहाँ पे लेना जरूरी है। 2 इंच का बैंडेज लेंगे एंड सपोर्ट 3 राउंड्स टू रिस्ट। हाथ में बैंडेज करते हुए चलेंगे और बैंडेज करते हुए रिस्ट के चारों तरफ ऐसे करके घूमेंगे। अब फिर वापस हाथ में आ जाएंगे, फिर बैंडेजिंग करते हुए ऊपर की ओर चढ़ेंगे, फिर रिस्ट में ऐसा करके सपोर्ट लेंगे। तो कम से कम 3 राउंड रिस्ट का सपोर्ट बारी बारी से हम लोग वहां पे करेंगे। थाई पे आते हैं।
या फिर फोर आर्म में, पहले फोर आर्म की बात कर सकते हैं। फोर आर्म में स्पाइरल मैनर, जो बात की सिंपल स्पाइरल टर्न्स चढ़ाते हुए जाएंगे। अगर एग्जिला, एग्जिला मतलब आर्म पिट में करेंगे तो 8 मैनर में करेंगे। अगर क्लाविकल में करेंगे, क्लाविकल फ्रैक्चर में, तो यहाँ पे भी 8 मैनर में। अगर शोल्डर में करना होगा अपराइट एंड बैक बिहाइंड, मतलब कि सीधा ऊपर की ओर शोल्डर में पीछे की ओर चलते जाएंगे और बैक पूरा ऐसे करके सर्कुलर रीजन्स में फिर ऐसे करके घुमा देंगे। एक पूरा सर्कल ट्रंक जो थोड़ी केजेस चारों तरफ से करके घुमाते हुए चलेंगे। अब आ जाते हैं लोअर पार्ट में। हिप में आते हैं स्पाइका फॉर्म में, थाई में आते हैं रिवर्सल स्पाइरल, नी में आते हैं फिगर 8 बैंडेजिंग, लेग में आते हैं फिगर 8 बैंडेजिंग और स्पाइरल, दोनों यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एंकल एंड टो में आते हैं टर्न फिक्सेशन, चारों तरफ घुमाते हुए एंकल जॉइंट में नीचे 4 फुट से, जैसे ये 4 फुट है, बैंडेजिंग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से फिर ये इस ढंग से घुमा देंगे और घुमा देने के बाद फिर वापस लाएंगे, फिर ऐसे करके ले जाएंगे, फिर यहाँ तक लाएंगे और फिर ऐसे करके घुमा देंगे। तो लेग को सपोर्ट लेते हुए वहां पे टर्न ओवर, बार बार वहां पे टर्न कराते हुए बैंडेजिंग करेंगे। उसका इम्पुटेशन, फिगर 8। इतने ऑर्गेन्स या पार्ट में बैंडेजिंग का हमारा पैटर्न ये इस तरह का होगा। यहाँ आके आपका बैंडेजिंग खत्म हो जाता है। एक मिनट वेट कीजिए, सिलेबस पे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आए।
नेक्स्ट टॉपिक से आपका स्प्लिंट। अब स्प्लिंट क्या है इसको समझ लेते हैं। इट इज ए टेम्पोररी डिवाइस। ये भी बैंडेज की तरह एक टेम्पोररी डिवाइस है टू हेल्प इन सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम ऑफ orthopedic problems. As like bandage, it is a temporary device. Temporary device माने कुछ दिन तक इस्तेमाल करने वाला इक्विपमेंट्स है जिसको सपोर्ट के रूप माने कि कोई पार्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाता है, या फिर प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। प्रोग्राम के अंदर में रखते हैं किसका प्रोग्राम, तो ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम में फ्रैक्चर्स हो गया, या फिर क्या कहते हैं पैरालिटिक सिम्टम्स आ गया, पैरालिसिस हो गया, तो इन सब के ट्रीटमेंट प्रोग्राम में ये शामिल है। हमें लगता है कि आप लोग देखे होंगे स्प्लिंट, ऐसा है नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे। कई बार देखे होंगे कि रास्ता में कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, ये हाथ है, ये हैंड है, ठीक है, ये फिंगर है। आप देखेंगे कि कुछ सपोर्ट ऐसा करके ये पहने हुए है, वो ये सपोर्ट ऐसे करके, और वो बेल्ट से ऐसे ऐसे करके ये बंधा हुआ है। पूरा हाथ में ऐसे करके पहने हुए, या ज्यादातर ये फाइबर का होता है या एल्युमिनियम शीट का होता है, और पूरा हाथ उसको स्ट्रेप से उसको बांधा हुआ है, और इसी में सपोर्टेड, खासकर पैरालिटिक केसेज में, पैरालिसिस के केसेज में, क्योंकि हाथ उसमें यूजिंग से हो जाता है ना, फ्लेक्शन एटीट्यूड में चला जाता है, तो वहां पे सपोर्ट देने के लिए कि हाथ ऐसे नहीं मुड़ रहा है, हाथ सीधा हो जाए, तो ये इसका स्प्लिंट का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो न्यूरो के केसेज में एंड ऑर्थोपेडिक्स के केसेज में स्प्लिंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब ये कितने तरह का होता है स्प्लिंट, पहले वो जान लेता है। स्प्लिंट को दो अलग अलग भाग में डिवाइड किए हम लोग, स्टैटिक स्प्लिंट एंड डायनामिक स्प्लिंट। नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक स्टैटिक स्प्लिंट एंड दूसरा डायनामिक स्प्लिंट। स्टैटिक का मतलब होता है कि देयर इज नो मूवमेंट इन पार्ट ऑफ स्प्लिंट, या इसको सिंपल कर लेते हैं, हैविंग नो मूविंग पार्ट, prevent motions, used to rest और rigidity। इसको समझ लेते हैं पहले। ये हाथ है किसी का पैरालाइज है, ये इस स्टेज में है, और पूरा स्पास्टिक हो गया, ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे घुमा हुआ है। अब इसमें जो स्प्लिंट यूज करेंगे, सपोर्ट यूज करेंगे, ये नीचे से सपोर्ट यूज करेंगे और इसको सीधा हुआ है, इसको बेल्ट से बांध दिया। अब पूरा जो यहाँ से वहां तक स्प्लिंट है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, मूवमेंट नहीं हो सकता, ये जस का तस है। उसको ऐसे समझ लेते हैं कि कूट नीचे से हम लगा दिए, कूट निकाल के ऐसे करके सपोर्ट करके बांध दिया, तो कोई मूवेबल पार्ट है ही नहीं
स्प्रिंट पे। तो ऐसे स्प्रिंट को हम लोग स्टैटिक स्प्रिंट के नाम से जानते हैं। हैविंग नो मूवमेंट, मैंने मूविंग पार्ट उसमें नहीं बना हुआ है। साथ में प्रिवेंट मोशन, जब इसको अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट में, तो ये रिस्ट या फिंगर ये छोड़ देंगे तो फिर ऐसे करके मुड़ जाएगा ना। तो प्रिवेंट मोशंस माने ये मूवमेंट मोशंस आने से या मूवमेंट आने से रोक के रखेगा, इसको स्टेबल करके रखेगा। एंड यूज फॉर रेस्ट, इसको आराम देना है तब उस स्थिति में यूज करेंगे। या रिजिडिटी, रिजिडिटी माने ये ऐसे रिजिड है तो हम स्प्रिंट लगा देंगे ऐसे रिजिड वाला कि नीचे से ऐसे करके सपोर्ट करके इसको हाथ को सीधा रखें, आप बेल्ट से सारा बांध देंगे। तो हमेशा इसको रिजिडिटी के लिए दिया जाता है, रेस्ट के लिए दिया जाता है, और मूवमेंट न हो इसके लिए दिया जाता है। यहां तक जिनको पूछना है पूछिए, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, फिर हम डायनामिक में आ जाएंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। अलग अलग कर दो। स्प्रिंट में पहला हमारा अभी जो बात है स्टैटिक स्प्रिंट है, ये हम बना ही देते हैं, आप उस साइड नहीं देते हो। ये बना हुआ और ये बेल्ट लगा हुआ है, इसमें टाइट करने का सब जगह बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, बेल्ट को हमने खोल दिया और पेशेंट को हाथ को इसमें ऐसे करके डाल दिया और ये इसका फिंगर आ गया यहाँ, इस सबको बेल्ट से ऐसे करके बांध दिया। बेल्ट से बांध दिए तो अब तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा ना, जैसे ये मुड़ा हुआ था और ये स्प्लिंट दिया गया सीधा वाला, तो इसमें ऐसे जबरदस्ती ऐसे फंसा के और बेल्ट से सब ऐसे ऐसे करके बांध दिया, तो अब मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिक स्प्रिंट यहाँ पर यूज किया गया, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूवमेंट वाला पार्ट ही नहीं है। अगर ज्वाइंट बना रहता था ना, ये स्प्रिंट मूव करता है, ये नॉट मूविंग पार्ट है। सेकेंड, यूज इन कॉन्ट्रैक्चर और रिजिड सपोर्ट। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है ये रिस्ट है ऐसे करके ये कॉन्टेक्ट कर गया, सिकुड़ गया, अब ये सीधा नहीं हो रहा, रिस्ट सीधा नहीं है, ये उंगली कॉन्टेक्ट कर गया, ये उंगली सीधा ही नहीं हो रहा, तब ये स्प्लिंट ऐसे करके जबरदस्ती ऐसे सीधा करके इसको बांध दिया गया। तो इसका इस्तेमाल जब भी करते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्चर के केसेज में इस्तेमाल करते हैं। ये स्पास्टिक पैरालिसिस या स्टिफनेस, स्पास्टिक पैरालिसिस में इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड आ जाते हैं डायनामिक स्प्रिंट पर। डायनेमिक स्प्रिंट का मतलब है मूवेबल पार्ट, जो स्प्रिंट है उसमें मूवेबल पार्ट हो। फिर से वही चीज हम रिपीट करते हैं, ये इतना यूनिट हुआ और ये हैंड यूनिट है, और इन दोनों को ऐसे करके रड निकला हुआ है और यहाँ स्क्रू से हम बांधे हुए हैं, इसके बीच में स्क्रू है, हाथ को इसमें ऐसे करके दे दिया गया। ठीक है, अब हम जरूरत के अनुसार से स्क्रू को टाइट करेंगे या ढीला करेंगे तो हाथ ऐसे करके ऊपर, करने का मतलब रिस्ट ऊपर भी जा सकता है, और इसको लूज करेंगे तो रिस्ट नीचे भी आ सकता है। तो इसके भाई स्प्रिंट के बीच में डायनामिक पार्ट है ना, मूवमेंट करने वाला पार्ट मौजूद है, और उसके आधार पर हम इसको टाइट करते जाएंगे तो ये ऊपर भी जा सकता है, इसको लूज करते जाएंगे तो ये नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे स्प्लिंट जिसमें मूविंग पार्ट हो, मूवमेंट की गुंजाइश हो, उसको हम लोग डायनामिक स्प्लिंट के नाम से जानते हैं। having dynamic
या मूविंग पार्ट, वह स्प्रिंट जिसमें मूवेबल पार्ट मौजूद हो, दैट स्प्रिंट इज कॉल्ड डायनामिक स्प्रिंट। Uses in correction of movement and improve power of muscles। इसका मतलब करेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये धीरे 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 करके हम लोग ऊंचा करते हुए जा रहे हैं, ये ऊपर नहीं जा रहा था, तो थोड़ा 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 हर दिन घुमाते गए और ये ऊपर चला गया, तो मतलब करेक्शन ऑफ मूवमेंट। सेकंड बोलता है इंप्रूव मसल्स पावर। अब इसमें कई बार होता है ना, आप जैसे ये फिंगर है तो फिंगर में ये रबर ऐसे करके फंसा होता है और स्प्रिंट ऐसे फिंगर की ताकत से नीचे खींचेंगे और रबर इसको उंगली को ऊपर खींच लेगा, फिर नीचे खींचेंगे फिर रबर ऊपर खींच लेगा, तो ये डायनामिक स्प्रिंट फिंगर में पावर नहीं है। इससे रिस्ट ड्रॉप हो गया, रेडियल नर्व का पाल्सी है तो उसमें रिस्ट ड्रॉप हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, फिंगर में पावर खत्म हो जाता है, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो रबर से ये रबर इसको ऐसे ऊपर के खींच के रखा और थोड़ा भी पेशेंट में ताकत है ना तो रबर को ऐसे करके नीचे खींचा, फिर ये ऊपर खींचा, फिर नीचे खींचा, तो इस हिसाब से मसल पावर धीरे धीरे करके इंप्रूव होता जाता है। ये स्प्रिंट आप भी देख लीजिए, ऐसा होता है, शायद आपकी नजर में ना आया हो कभी। ये पेशेंट का हाथ है और ये फिंगर सब निकला हुआ है, फिंगर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये स्प्रिंट पहना दिए इसको, यहां से ऐसे करके ये रड निकल आता है ये ऊपर, और रड में यहां से 5 ऐसे ऐसे करके रबर निकल आता है, और रबर में ये रिंग, अंगूठी की तरह ये रिंग, इस रिंग को हर उंगली में ऐसे करके हमको फंसा देगा। ये रिंग जो है ना 5 उंगली में ऐसे करके फंसा देंगे, और ये रबर तो ऊपर है तो ये ऐसे करके खींच के रखेगा उंगली को, तो उंगली ऐसे नहीं जाएगा, एक तो सपोर्ट दे दिया, दूसरी बात की हमको कहेंगे कि पेशेंट को पावर बढ़ाना है, उंगली में ताकत नहीं है, कहीं ग्रिप नहीं बना पा रहा है, तो उसको कहेंगे अपना ताकत से धीरे धीरे करके नीचे खींचिए, तो थोड़ा ताकत लगाएगा तो नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेगा तो रबर फिर ऊपर खींच लेगा, तो इस ढंग से धीरे 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 करके मसल पावर इंप्रूव होने लगता है। तो डायनामिक में उसको सपोर्ट भी दिया जाता है, मूवमेंट भी दिया जाता है एंड मसल पावर भी इंप्रूव किया जाता है, तीनों मकसद से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब स्प्लिंट का कॉमन वर्क, कॉमनली क्या, ये तो स्टैटिक एंड डायनामिक, अब इसका कॉमन कुछ काम तो होगा ना, बनाने का कुछ मकसद होगा, उस पर बात कर लेते हैं। जनरल फंक्शन ऑफ स्प्लिंट। फर्स्ट, prevent undesirable मूवमेंट। हमें जरूरत जिस मूवमेंट का नहीं है उसको नहीं करना है, तो उससे बचने के लिए स्प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड, प्रोवाइड फंक्शनल पोजीशन ऑफ फॉर द हैंड, हैंड का फंक्शनल पोजीशन जो अभी जस्ट हम चर्चा किए, जिसको इतना डिटेल से हम बात किए। टू रिड्यूस पेन, सपोर्ट देके रखेंगे
मूवमेंट नहीं होगा तो पेन भी धीरे धीरे करके कमना शुरू हो जाएगा। टू होल्ड फ्रैक्चर बोन, ends in position। ये बोन है यहाँ पे अंदर में, ये तो मसल्स है ऊपर में, ये यहाँ से फ्रैक्चर है, टूट गया। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स नहीं है जिसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हेयर लाइन फ्रैक्चर है। तो ये फ्रैक्चर को स्प्लिंट पहना के इसको करके स्टेबल करके छोड़ दिया 1.5 महीना के लिए। तो फ्रैक्चर अपने आप हील कर जाएगा। तो बोन इंच को दोनों को आपस में अगर छोड़ देंगे ना तो ये टूट जाएगा, फिर से ये हेयर लाइन फ्रैक्चर ये कंप्लीट ब्रेकेज में हो जाएगा। तो बोन इंच को अपने पोजीशन में मेंटेन करने के लिए भी स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेन रिडक्शन एंड डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट में पहना देंगे तो रिडक्शन मैंने दोनों अलग हो गया था उसको सामने ले आए तो उसको रिडक्शन, तो रिडक्शन करने के बाद स्प्लिंट बना देंगे तो अपनी जगह पे रहेगा। या डिसलोकेशन, शोल्डर अपनी जगह से हट गया तो वापस अंदर धकेल के एनेस्थीसिया में और स्प्लिंट पहना के उसको स्टेबल कर देंगे। 1.5 महीना के लिए इसको स्प्लिंट पहनने दिए तो वो अपने धीरे धीरे करके अपनी जगह पे वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन स्पेसिफिक मसल्स, सभी फिंगर का बात करते हैं, फिंगर के ये फ्लेक्शंस के पावर को मजबूत करने वाला काम करेगा। स्पेसिफिक मसल्स कुछ खास मसल पर ही वर्क करेगा। टू प्रमोट ग्रिप एंड पिंच, पावर बढ़ेगा, ग्रिपिंग पकड़ना, पिंच, ये दोनों मसल्स पावर को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है स्प्लिंट। टू डिमिनिश मसल स्पार्ट, मसल कड़ा हो गया, इट इज कॉल्ड स्पाज। आप उसको रेस्ट में डाल दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होते होते मसल का कड़ापन घटना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पाज्म को कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं आप। अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ स्प्लिन पर बात करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ स्टैटिक स्प्लिंट्स, फर्स्ट आता है एरोप्लेन स्प्लिंट। रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन है।
ये हाथ है ना? ये हाथ को ऐसे करके 90 डिग्री पर एबडक्शन में ले गए और यहां से फिर ऐसे करके ये ऊपर की ओर आ गया 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शंस में। ये इसका हैंड है। इस जगह ये सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से सपोर्ट बना हुआ है। ये पूरा का पूरा इसको प्लास्टिक के फाइबर से इसको स्टेबल किया हुआ है, ठीक है। और स्टेबल करना ये यहाँ तक निकला हुआ है स्प्रिंग और पूरा का पूरा ऐसे करके ये बांध दिया गया है बैंडेज से। ये ऐसे करके बांधा हुआ है, मतलब कि शोल्डर 90 डिग्री एबडक्शन में, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शंस में, एकदम इस पोस्चर्स में ऐसे करके मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एरोप्लेन ऐसे ही रहता है, सामने रहता है ना, तो इस ढंग के स्प्रिंट को हम लोग एरोप्लेन स्प्रिंट्स के नाम से जानते हैं। बड़ी रेयर है, ये बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन है बहुत कॉमनली ऑर्थोपेडिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो जो छोटे बच्चे में जिसको इप्स पाल्सी है, इप्स पाल्सी होता है जैसे जन्म लेता है ना, तो लेने के समय, नॉर्मल डिलीवरी के समय हेड और शोल्डर, पहले सर बाहर आता है बर्थ कैनाल से और बाकी बॉडी का पोर्शन पीछे से आता है। तो कई बार ना बच्चा फंस जाता है, हेड बाहर आ गया और बाकी पोर्शन से बर्थ कैनाल में फंसा हुआ है, तो पकड़ के उसको खींचते हैं, हेड को पकड़ के बच्चा को खींचा जाता है, बाहर तो आ जाता है, लेकिन जो ट्रैक पड़ा ना, तो गर्दन में उसका नर्व डैमेज हो जाता है। और जैसे ही जब बड़ा होगा ना बच्चा ना, उसका एक हाथ ऐसे करके लटका हुआ रहेगा, पैरालाइज रहेगा। उस डिजीज को बोलते हैं इप्स पाल्सी। ये ऑर्थोपेडिक्स का एक कंप्लीट डिजीज ही है। तो हाथ ऐसे करके झूलता रहता है, ये आगे एकदम से ऐसे करके उठ, एल्बो को ऐसे भी नहीं कर सकता है। तो वहां पे इसी स्प्लिंट को पहना के और इसको छोड़ दिया जाता है। रात में सिर्फ सोते समय खोलते हैं, दिन में पहन के रहता है। तो धीरे 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 करके हाथ में पावर हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हो, कोई जरूरी नहीं कि इंप्रूवमेंट हो जाए। तो कोशिश की जाती है ठीक करने की। सेकंड पे आते हैं कॉकअप स्प्लिंट। ये बहुत कॉमन है और होप करते हैं कि आप लोग जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, रास्ता में, हॉस्पिटल में, स्टेशन पे, बस स्टेशन में, कहीं पर भी ये दिख जाएगा आपको। ये एल्बो हो गया, ये हैंड हो गया, इसको सपोर्ट देने के लिए ये प्लास्टिक का सपोर्ट है, अंदर बाहर मैंने ऐसे कटोरा के ऐसे ऐसे होता है, एकदम बिल्कुल ऐसे कटोरा की तरह। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है। ये इस ढंग से प्लास्टिक का पूरा ये मोल्डेड स्ट्रक्चर है इस ढंग का, और इसी में से करके हाथ को डाल दिया गया है। तो ये सपोर्ट क्या हो ना, चारों तरफ ऐसे करके सपोर्ट, सिर्फ ऊपर में खुला हुआ है, ये यहाँ तक ऐसे करके सपोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद इसको स्ट्राइपर से ऐसा करके ये बांध दिया गया है ताकि हाथ इसमें स्टेबल रहे। इट इज कॉल्ड कॉकअप स्प्लिंट। ये मोस्ट कॉमनली, ये रास्ता भी रास्ता है, सभी जगह नजर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
एकदम से नया पेपर हो, नया चीज होगा आप लोगों के लिए। तीसरा डायनामिक पे आते हैं। स्टैटिक का तो 2 टाइप बता दिए, डायनामिक की बात कर देते हैं। once again support ये हैंड यूनिट हो गया। बैक साइड में इस ढंग से ये स्ट्रैप आके बना होता है, यहाँ पे बना होता है, और यहाँ से ये रड निकला होता है। ये रड ऐसे जाके ये कोनिकल हो जाता है, ये रड है। ये सब एक यूनिट है। हाथ को इसमें डाल दिया गया, ये इनको हो गया, ये हैंड यहाँ पे हो गया, और ये फिंगर है। सबको ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से स्ट्रैप कर दिया। अभी जस्ट बात की कि इसमें रिंग लगा हुआ है, उंगली में डाल दिया। उंगली में डाल देने के बाद ये ऊपर खींच के रखा है, ये रबर का ही बना होता है। ये वाला जो ना, यहाँ तक तो आयरन का या प्लास्टिक का, ये वाला रबर का है, उसमें प्लास्टिक का रिंग लगाया हुआ होता है, और ये धीरे धीरे नीचे खींचते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, इससे खींचते हैं। तो इट इज कॉल्ड डायनामिक स्प्रिंग। सैटरडे नाइट पाल्सी, रेडियल नर्व पाल्सी, अंगन नर्व पाल्सी सब में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद डिसएडवांटेज। ये तो फायदा बताएं, कितना सारा फायदा है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज। इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है पेशेंट में। डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंग। लैक ऑफ मूवमेंट causing muscles atrophy। आप स्टेबल कर दिए इसको, अब ऐसे ही 1.5 महीना रहेगा, तो इसका एक्सरसाइजेज नहीं होगा, और एक्सरसाइजेज नहीं होगा ना, तो ये मसल्स धीरे 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 करके ये सूखने लगेगा, जिसको बोलते हैं मस्कुलर एट्रोफी। तो मूवमेंट लैक है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से लगाने के बाद धीरे धीरे वो मसल्स जिस लिम्ब में लगाए, वो लिम्ब धीरे धीरे करके सूख जाएगा, एंड द बर्ड इज कॉल्ड मस्कुलर एट्रोफी या मसल्स एट्रोफी। लिमिटेड मूवमेंट में काउजिंग रिजिडिटी। फ्रैक्चर के केस में 1.5 महीना लगा के छोड़ दिए तो रिजिडिटी, एल्बो तक सपोर्ट किया है, तो ये एल्बो का मूवमेंट बाद में बंद हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। इट इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो बड़ी लंबा समय लगा देने के बाद कई बार होता है ना कि मसल स्टिफ होता है, शोल्डर में लगा दिया, 1.5 महीने के बाद खोल है तो शोल्डर उठ ही नहीं रहा है, तो वहां पे रिजिडिटी का भी चांसेस बन जाता है। इसको रिडक्शन इन बोन डेंसिटी।
बोन डेंसिटी रिडक्शन का मतलब कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, मिनरल का डिपोजिशन है, अगर एंटी ग्रेविटी वर्क नहीं करते हैं, उसका किसी भी ज्वाइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ग्रेजुअल वे में कैल्शियम वहां से मोबिलाइज रूप में आ जाएगा एंड सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो बोन की डेंसिटी जो उसका स्ट्रेंथ था, वो समय के साथ धीरे 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 करके ऑस्टियोपोरोटिक घटता हुआ चला जाएगा। कई बार स्किन अल्सरेशन प्लास्टिक का है या फिर एल्युमिनियम का है, लगा हुआ है, बेल्ट बांध से बांधे हुए हैं, तो स्किन धीरे धीरे करके गर्मी के दिन में स्किन धीरे धीरे करके वहां पे अल्सर, वहां पे स्किन छिल जाएगा और घाव होने की चांसेस बढ़ जाएगी। उस पर साइकोलॉजिकल बैड इम्पैक्ट ऑन पेशेंट, क्योंकि ये लगा रखा है और जब ये बाहर निकलेगा ना तो उसको बहुत इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लगेगी, दूसरे के जैसा हम नहीं है, तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होगा। तो साइकोलॉजिकली उसको बैड इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई लोग स्वीकार कर लेते हैं, कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। द अदर डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंट, इसके बाद अलावा है स्प्रिंट कई कंडीशंस में नहीं भी देंगे, जो कंट्राइंडिकेटेड है कि स्प्रिंट लगाना जरूरी है लेकिन फिर भी स्प्रिंट नहीं देंगे। कौन कौन का कंडीशन है वो उसको बात कर लेते हैं। कंट्रा इंडिकेशन फॉर स्प्लिंट, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि हाँ किसी भी हाल में नहीं देंगे, सख्त मना है। द वर्ड इज कॉल्ड कंट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब लगाना है, देना है, कंट्रा इंडिकेशन में किसी हालत में नहीं देना है। अब किस किस स्थिति में नहीं देंगे उस पर बात कर लेते हैं। स्किन इन्फेक्शन, जिस जगह अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पर पहले से स्किन इन्फेक्शन है तो आप नहीं देंगे स्प्रिंट, या जब तक स्किन इन्फेक्शन है तब तक स्प्रिंट लगाने के लिए मना कर देंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, शब्द इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मसल्स पावर, इनएडिक्वेट जितना होना चाहिए उससे कम है। जैसे हाथ में लगा रखा है और शोल्डर में ताकत नहीं है, तो इसका ऑर्थोसिस का स्प्रिंग का भार है ना, तो नीचे खींच लेगा, तो डिसलोकेशन की समस्या सामने आ जाएगी। तो मसल पावर अगर कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है प्रोक्सिमल पार्ट में, तो इसको अप्लाई करने के पहले नहीं सोचेंगे या फिर नहीं देंगे। एवॉइड इन चिल्ड्रेन, बच्चा है, बच्चा में कोशिश करेंगे इसको नहीं पहनाने का, बहुत अर्जेंट होगा तब पहनाएंगे, क्योंकि वो इंजर्ड कर देगा, अपने ही शरीर के पार्ट को डैमेज करेगा। या तो एल्युमिनियम का या प्लास्टिक का है, कहीं आंख में लग गया या कहीं दूसरे ऑर्गेन्स में लग गया तो वो लेने का देना पड़ सकता है। तो कोशिश करना चाहिए चिल्ड्रन में इसको कंट्राइंडिकेटेड ही मान के चलते हैं, लेकिन सम केसेस जैसे हिप डिसलोकेशन हो गया, हिप्स पाल्सी हो गया, इसमें सब कुछ उसके नुकसान देखते हुए भी लगाना पड़ता है। तो एकदम से कंट्राइंडिकेटेड वहां नहीं बोलते, वहां पे एवॉइड शब्द का इस्तेमाल किए हैं, एवॉइड इन चिल्ड्रन, बचना चाहिए, अदरवाइज नेसेसरी है तब तो देना ही होगा। बस यहीं पर आपका स्प्रिंट खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर दे रहे हैं, फिर कल बात होगी।